दोस्तों यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से फिलहाल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि आपके सामने है। तो आज से ही यानी कि 4 सितंबर से ही आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन फिलिंग की जो लास्ट डेट है ये 6 अक्टूबर रखी गई है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ इसके आगे जो आपका यहाँ पर विज्ञापन संख्या दिया गया है उसके आगे आप क्लिक करेंगे तो फिर आप अगर OTR किए हुए हैं तो OTR के थ्रू आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आएंगे जो ये पूछेंगे कि सर यहाँ पर हमने अभी LT के लिए OTR किया था, GIS के लिए OTR किया था, क्या दोबारा से OTR करना पड़ेगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि OTR सिर्फ एक बार होता है। उसी OTR से यानी कि अगर UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है इस पर आपने OTR किया हुआ है तो बस एक OTR काफ़ी होता है। उसी OTR से आप PCS, RO खंड शिक्षा अधिकारी, LT, GIC या फिर ये जो GDC की वैकेंसी आई हुई है और भी जो वैकेंसी जाएंगी UPPSC के थ्रू, सारा आवेदन आप यहीं से कर पाएंगे। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। OTR एक ही बार होता है। ये मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ जानते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमने RO के लिए OTR किया था तो क्या इसके लिए फिर से OTR करना पड़ेगा? तो पहले से मैं क्लियर कर देता हूँ कि OTR आपने किया हुआ है, कभी भी किया है, अगर UPPSC की वेबसाइट पर है तो फिर आपको OTR नहीं करना है, बताना पड़ता है दोस्तों। फिलहाल फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके सामने है और इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं आइए बात करते हैं। पहले तो ये समझिए कि आवेदन आज से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट इसकी 6 अक्टूबर है। 6 अक्टूबर तक आपको फ़ीस जमा कर देना है। हाँ, उसके बाद फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं आप। फ़ीस में कोई दिक्कत आएगी, मान लेते हैं आप 6 तारीख को ही फ़ीस जमा करते हैं और फिर आप फ़ीस आपका जो है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो उसे आप 13 अक्टूबर तक करेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो OTR करेंगे, OTR के बाद ही आप आवेदन करेंगे। दूसरी बात है कि फ़ीस बहुत कम रहती है। आपको पता ही है कि UPPSC की फ़ीस मैक्सिमम 125 रुपये होती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि अगर आप SC या फिर ST कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र यहाँ पर 65 रुपये देने पड़ते हैं। जो दिव्यांग होते हैं PWD कैटेगरी के अभ्यर्थी उनको मात्र 25 रुपये देना पड़ता है। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको भी मात्र 65 रुपये देना पड़ता है। तो फीस तो नाम मात्र की यहाँ पर होती है। दोस्तों रिक्तियों की संख्या कितनी है? तो कुल मिला के 1253 पद हैं। ठीक है, कुल मिला के 1253 पद हैं। तो विषयवार जो पदों की संख्या है आइए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि जूम करेंगे तो फिर सारी चीज़ें एक साथ नहीं शो होंगी, इसलिए मैं जूम नहीं करूँगा। हाँ, आपको विषयवार सारी बातें क्लियर बता देता हूँ कि किस विषय में कितनी सीटें आई हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर रिक्त पदों की कुल संख्या दी गई है, साथ ही साथ जो अनारक्षित पद हैं, इसके बाद जो SC के लिए पद हैं, ST के लिए जो पद हैं, तीसरे नंबर पर OBC के लिए जो सीटें हैं, EWS का फिर उसके बाद दिया गया है, फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है, दिव्यांगजन का है और महिलाओं के लिए। यानी कि पहले तो ये दिया गया कि कुल कितनी सीटें हैं, फिर उनका श्रेणीवार बंटवारा यहाँ पर कर दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि किस विषय की कितनी सीटें हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके आप बहुत अच्छे तरीके से इसको वॉच कर लीजिएगा। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें एक पेज पे कर देता हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हालांकि इसका जो स्क्रीनशॉट है क्लियर मैं आपको लगा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो जाकर आप टेलीग्राम पर भी इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, जैसे कि वनस्पति विज्ञान में कुल सीटें कितनी हैं। वनस्पति विज्ञान में कुल सीटें हैं 79। श्रेणीवार आप आगे देखते रहिएगा। ठीक है, रसायन विज्ञान में कुल सीटें 87 हैं, वाणिज्य में 157 है, चित्रकला में 8 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 61 है, एजुकेशन में 14 सीटें मात्र हैं, अंग्रेजी में 92 सीटें हैं, भूगोल में 46 सीटें हैं, हिंदी में 87, इतिहास में 58, गृह विज्ञान में 28, गणित में 79 है, सैन्य विज्ञान डिफेंस में 2 सीटें मात्र हैं, दर्शन शास्त्र में 14 सीटें हैं, शारीरिक शिक्षा के लिए मात्र 59 सीटें हैं, भौतिक विज्ञान में 60, राजनीति विज्ञान में 57, मनोविज्ञान में 31 सीटें कुल और संगीत गायन में कुल 6 सीटें हैं। संगीत वादन सितार में 4 सीटें हैं, तबला संगीत वादन तबला में 4 सीटें हैं, संस्कृत के लिए कुल 56 सीटें हैं, समाजशास्त्र की 78 सीट, उर्दू की 3 सीट, जूलॉजी की 79 सीट, सांख्यिकी की 2 सीट, कंप्यूटर साइंस की 1 सीट और पर्सियन की भी 1 सीट है। इस प्रकार से कुल 1253 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया जाएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे अधिक जो सीटें आई हुई हैं तो 157 सीट ये कॉमर्स में वाणिज्य में आई हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है,
और एजुकेशन वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो एजुकेशन में कुल मिला के 14 सीटें हैं, जिसमें अनारक्षित श्रेणी की मात्र 8 सीटें हैं, एससी को गई हैं 2 सीटें, एसटी को कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए मात्र 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई सीट नहीं है, दिव्यांगजन को कोई सीट नहीं है। इस प्रकार 2 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत कम सीटें हैं। इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट हैं उसको आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके सभी विषयों के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आगे बढ़ें तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि योग्यता क्या रहेगी। तो योग्यता के लिए मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, सारी बातें बहुत ही क्लियर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत थोड़ा सा आपको लगेगा ना कि उलझी हुई हैं, तो हम उलझाने वाली बात नहीं करेंगे, आपको क्लियर बताएंगे। तो पहले तो ये समझिए कि योग्यता क्या रहती है। शैक्षिक अर्हता किन किन विषयों की, यहाँ पर देखिए बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, सैन्य विज्ञान, डिफेंस, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, जंतु विज्ञान, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस और फारसी के लिए यहाँ पर जो पात्रता है, पात्रता एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने नेट किया हुआ है, ठीक है, अगर आप नेट पास हैं या फिर आपने स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको आप स्लेट कहते हैं पास हैं, या फिर नियमानुसार आप पीएचडी हैं, तो आप पात्र हैं। बस एक लाइन में आप समझिएगा, नेट, स्लेट या पीएचडी वाले फॉर्म भर सकते हैं। कन्फ्यूज मत रहिएगा कि नेट के साथ पीएचडी चाहिए, पीएचडी के साथ नेट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, या स्लेट के साथ पीएचडी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इनमें से कोई भी एक हो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बाकी जो कंडीशंस दी गई हैं 55% मार्क वाली, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब आप नेट या स्लेट की परीक्षा देते हैं उस समय भी आपसे ये शर्तें जो है पूरी करवाई जाती हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने नेट या स्लेट पास किया है तो पीजी में नियमानुसार आपके अंक होंगे, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हालांकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका पीजी में जिस विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय की पीजी में परास्नातक में आपके 55% अंक होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास नेट या फिर स्लेट या फिर जो भी हो पीएचडी वगैरह की डिग्री होनी चाहिए। तो क्लियर और समझना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो आप ये विज्ञापन पढ़ लीजिएगा। विज्ञापन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हाँ, अगर आपके पास केवल पीएचडी है तो पीएचडी वाले ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि उनके लिए शर्तें कई सारी हैं और जो नियमानुसार पीएचडी हैं केवल वही लोग आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि पीएचडी उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो, शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम 2 वाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो, पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा हुई हो, पीएचडी कार्य से 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया गया हो, अभ्यर्थी ने यहाँ पर जो भी है जैसे कि ICSR है, CSIR है अथवा ऐसी किसी भी एजेंसी द्वारा प्रायोजित वित्त पोषित सहायता प्राप्त सम्मेलनों विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम 2 पत्रों को प्रस्तुत किया हो। तो सारी शर्तें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और इन शार्ट मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब चित्रकला वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, बस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, यही है कि उनका भी 55% अंकों के साथ जो आपकी पीजी की सर्टिफिकेट है उनके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ स्टेट लेवल की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है या फिर नेट है वो पास हो या फिर पीएचडी हो। बाकी आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस आधार पर यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया ना कि शैक्षिक अर्हता के विषय में जो अंतर संबंध विषय होते हैं, जैसे कि देखा जाए अगर अंग्रेजी में, तो अगर आपने अंग्रेजी भाषा या अप्लाइड इंग्लिश पढ़ा हुआ है तो भी आप जो है एलिजिबल रहेंगे। इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि इतिहास में आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट वाले या फिर पुरातत्व वाले सभी लोग यहाँ पर इतिहास में पात्र रहेंगे। भूगोल वाले में और मनोविज्ञान में तो जैसे है वैसे है। शिक्षा शास्त्र वाले में एमएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं, एमएड वाले भी एलिजिबल रहेंगे। शर्त ये है कि एमएड के बाद उनका नेट या पीएचडी होना चाहिए। अर्थशास्त्र में व्यवहारिक अर्थशास्त्र वाले भी एलिजिबल हैं। राजनीति शास्त्र में लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले भी एलिजिबल हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए जो लोग एमपीएड हैं, एमपीई हैं, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। सैन्य विज्ञान वाले में रक्षा और जो स्ट्रेटजिक अध्ययन होता है ना, तो उसके लिए भी जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है। और गृह विज्ञान वाले में फूड और न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाले भी आवेदन कर सकते हैं।
वाणिज्य में तो बहुत सारी छूटें हैं, व्यावसायिक प्रशासन और प्रबंध में, लेखा शास्त्र और व्यावसायिक सांख्यिकी में, या फिर आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध, ये सभी लोग यहाँ पर मान्य रहेंगे। रसायन विज्ञान में व्यवहारिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक, फार्मास्यूटिकल सभी लोग एलिजिबल हैं। वनस्पति विज्ञान वाले में भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मतलब वनस्पति विज्ञान संबंधित कोई भी धारा है आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। सारी बातें मैं पढ़ के बताऊंगा तो अनावश्यक रूप से वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। तो सारी बातें अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आयु सीमा मैंने आपको बताया भी था, सुबह ही बता दिया था। तो भौतिकी में देखिए, व्यवहारिक भौतिकी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, गणित में तो गणित वाले ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो आयु सीमा है वो 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, और नियमानुसार 5 साल की छूट भी है। दिव्यांगजन 55 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट मिली है 5 साल तक की छूट है। जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या फिर जो कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के, उनको जो है छूट यहाँ पर मिल रही है। मुख्य परीक्षा के बारे में कह रहे हैं कि मुख्य परीक्षा जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और दोबारा से फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, जिसकी शुल्क जो है लगभग कुल मिला के 225 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा कि जो लोग प्री देंगे ना, तो प्री के बाद जितनी भी सीटें हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1253 सीटें हैं, तो इसके 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करवाया जाएगा। कितने? 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा में। प्री की जो परीक्षा होगी तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ध्यान रखिएगा, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। और इसी के साथ याद रखिएगा यहाँ पर मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड भी सेट किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो उनको न्यूनतम दक्षता मानक 35% अंक निर्धारित है। यानी कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो मेरिट लिस्ट में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह 40% है। यानी कि 35% अंक से कम प्राप्त किए तो एससी एसटी वाले, और 40% अंक से कम प्राप्त किए, प्री और मेन दोनों में लागू रहेगा, तो बाकी कैटेगरी वाले, जनरल हो गए, ओबीसी हो गए वगैरह, ये लोग बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम इतने अंक तो आपको लाने ही हैं। जो मेरिट लिस्ट है उसमें बने रहने के लिए आपको कम से कम 40% अंक फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड अदर कैटेगरी एक्सेप्ट एससी एसटी को 35% अंक लाने पड़ेंगे, बाकियों को 40% अंक लाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड सेट किया गया है। ये जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है, आपने देखा था कि एलटी में और जीआईसी में भी ये शर्त लगाई गई है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो फॉर्म भर रहे हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसमें प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है, ठीक है। तो प्री की परीक्षा के बाद सीटों की संख्या के 15 गुना लोग जो है मेंस में जाएंगे। तो यहाँ पर प्री मेंस के लिए जो सिलेबस तय किया गया है, आइए देख लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव रहेगी, ध्यान दीजिएगा, केवल एक पेपर आपका होना है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, केवल एक पेपर होगा, जिसमें 120 प्रश्न, आपके सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि सामान्य अध्ययन जीएस के 30 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। जीएस के 30 प्रश्न होंगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा, आपके सब्जेक्ट से 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कुल मिला के 120 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा 2 घंटे में, जिसके लिए कुल पूर्णांक 150 अंक सेट किया गया है। गणित के लिए 70 प्रश्न रहेंगे केवल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये आपका प्री का हो गया। प्री में जीएस है और आपका सब्जेक्ट है जीएस। ये आपका होगा 30 प्रश्न जीएस के और 90 प्रश्न आपके विषय से होंगे। गणित वालों के लिए 70 प्रश्न रहेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो लोग प्री क्रैक करेंगे वो लोग मेंस में जाएंगे। तो जो मुख्य परीक्षा होगी ये परंपरागत रहेगी, यानी कि लिखित रहेगी। एक ही पेपर होना है, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या रहेगी 20, ठीक है। 20 प्रश्न होंगे, 200 अंक रहेगा और समयावधि मिलेगी आपको 3 घंटे की। तो ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर ना क्या होगा कि संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक यानी कि मुख्य विषयों के प्रश्नपत्रों की रचना हेतु प्रश्नपत्र का स्वरूप और अंकों का विभाजन किया गया है। मुख्य परीक्षा के पेपर में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और 2 खंडों में वो विभाजित रहेंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में जो 10 प्रश्न होंगे ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तरों की सीमा होगी 125 शब्द। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का रहेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न कितना रहेगा? 8 अंक का, यानी कि ये
80 अंक का हो जाएगा आपका खंड अ। खंड ब में भी 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। एक प्रश्न जो होगा वो 12 अंक का रहेगा, यानी कि कुल 120 अंक का रहेगा आपका खंड ब। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका जो मुख्य परीक्षा है यह 200 अंकों की होगी। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना कि उक्त प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम शासन द्वारा अनुमोदित हैं। साक्षात्कार के लिए 25 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं और कह रहे हैं कि प्रश्नगत मुख्य यानी कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि जो आपकी मुख्य परीक्षा है और जो आपका इंटरव्यू होगा, दोनों के अंकों को जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। अब सिलेबस देखते हैं तो प्री में जो आपका जीएस है बिल्कुल सेम वही जीएस है जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, मानसिक योग्यता, सांख्यिकी, आंकड़े। तो अभ्यर्थियों से उपरोक्त विषयों की सामान्य जानकारी विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित रहेगी। इसके बाद जो आपका विषय है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे तो सभी विषयों के लिए यहाँ पर बहुत कायदे से सारा का सारा सिलेबस दे दिया गया है। तो जो भी आपका विषय है उसका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं और सिलेबस को डाउनलोड करके इसको आप अपने सामने चिपका लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, लिख लीजिए, इसको पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं, तभी तो आप सफल हो पाएंगे। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 18 पेज का विज्ञापन है। मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई हैं यही हैं और मुझे लगता है कि सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि छूट रहा हो और हमने यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक हर बात को क्लियर कर लिया है। अभी भी कुछ रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, इसे हम सुबह के सेशन में शामिल करेंगे। जो सुबह का आपका दैनिक रोजगार समाचार का सेशन होता है उसमें मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम अपने 5 दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा जो ये फॉर्म भरेंगे, या फिर इसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर तो आप डाल ही सकते हैं दोस्तों, इतनी मदद कर दीजिएगा। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक का कोई ग्रुप हो उसमें भी आप शेयर कर देंगे तो आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।